राजकुमार रुद्र एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, मगर उसे नहीं मालूम था कि उसकी जिंदगी की सच्चाई इतनी अलग है कि उसकी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। तो चलिए चलते हैं सफर में आगे और सुनते हैं आज के एपिसोड को, जानते हैं रुद्र की कहानी में आगे क्या हुआ। अद्वितीय लोक में एक विशाल खंडहर में एक युवती समाधि में बैठी थी। उसे देख यूं लग रहा था मानो वो सदियों से समाधि में बैठी है। उसके आसपास लगा खूनी जादू का कवच उसकी काया को और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। तभी अचानक से खंडहर हिलने लगा और अनाहिता का वो कवच एक झटके के साथ टूट गया और उसकी आंखें खुल गई। उसकी आंखों में क्रोध की अग्नि साफ देखी जा सकती थी। व्योम! अनाहिता ने चीख कर व्योम का आवाहन किया। अनाहिता के पुकारते ही व्योम उस खंडहर में प्रकट हुआ। अनाहिता को क्रोध की अग्नि में इस तरह जलता देख व्योम ने उससे सवाल किया, तुम तो समाधि पर बैठी थी ना, फिर आज ऐसा क्या हुआ जो तुम इस प्रकार? इससे पहले कि व्योम अपनी बात पूरी कर पाता, अनाहिता ने दांत भींसते हुए कहा, क्या हुआ? तुम मुझसे प्रश्न कर रहे हो कि क्या हुआ? यह तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। शांत हो जाओ अनाहिता, तुम्हारे इतने क्रोध का कारण क्या है? आर्यमन इतने वर्षों तक शांत रहने के बाद आज अंतिम चरण पर आकर उसने षड्यंत्र रचा है। व्योम ने संदेह से अनाहिता को देखते हुए पूछा, कैसा षड्यंत्र? स्पष्ट कहो अनाहिता। ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आभास हुआ है मेरी समाधि भंग की गई है। किस प्रकार मैं नहीं जानती। तुम मात्र अपने आभास के कारण अपनी समाधि से उठ गई। व्योम व्योम व्योम, ये सिर्फ एक आभास नहीं था। मेरे महामायावी सम्राट का रक्त मुझसे जुड़ा हुआ है। उन्होंने मुझे दूसरा जीवन दिया है। उनके साथ कुछ अनिष्ट हुआ। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं कि यह करने वाला व्यक्ति निसंदेह ही आर्यमन है। किंतु कैसे? जब हम नहीं जानते हमारे सम्राट कहां हैं, तो आर्यमन कैसे जान सकता है? पता करो व्योम, अब कौन सा षड्यंत्र रचा है उस धूर्त आर्यमन ने, पता करो। वहीं दूसरी तरफ रुद्र ने आर्यमन के छोड़े ताबीज और किताब को गौर से देखा। रहस्य लोक के पन्ने, अब ये कौन सी माया है तुम्हारी आर्यमन? तभी महारानी वृंदा के ताबीज में एक सुनहरी ऊर्जा प्रकट हुई, जिस कारण वो हवा में उड़ने लगा। वो ताबीज ठीक रुद्र की आंखों के सामने प्रस्तुत था। रुद्र! उस ताबीज ने रुद्र को पुकारा। मां! रुद्र ने अभी इतना ही कहा था कि वो ताबीज खुद रुद्र के गले पर आकर ठहर गया। वो ताबीज और उसकी सुनहरी रोशनी जैसे ही रुद्र की नीली मणि से टकराई, रुद्र की नसों में एक शक्ति का संचार हुआ। रुद्र कुछ कह पाता उससे पूर्व ही उसके कानों में एक स्त्री की आवाज आई, ये ताबीज सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा रुद्र, इसे कभी खुद से दूर मत करना। बस यही एक आखिरी वस्तु है जो तुम्हारी मां होने के नाते मैं तुम्हारे लिए छोड़ कर गई। रुद्र की आंखें उस आवाज को सुनकर भर आई। क्या ये आप हैं मां? लेकिन रुद्र के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं आया। रुद्र ने अपने गले में पहने उस ताबीज को कसकर पकड़ा और प्रतिशोध भरी आवाज में बोला, आज तक मेरा जीवन लक्ष्यहीन था, किंतु आज के बाद इस जीवन का एक ही लक्ष्य है, अपनी मां का प्रतिशोध लेना। मैं रुद्र आज ये प्रतिज्ञा लेता हूं, जिसके कारण मैं अपनी मां अपने लोक से वंचित रहा हूं, उसके प्राण मैं शीघ्र ही अपने इन्हीं हाथों से लूंगा। रुद्र ने कहा ही था कि तभी अद्वितीय लोक में अनाहिता अचानक खांसने लगी और उसके मुंह से खून आने लगा। ये तुम्हें क्या हो रहा है अनाहिता? अनाहिता ने अपने होठों से खून पोंछते हुए हैरानी से कहा, कुछ तो ऐसा है जो हमसे छिपाया जा रहा है व्योम। ये सब व्यर्थ नहीं है। मुझ पर किसी अनजानी शक्ति ने प्रहार किया है व्योम। मैं महसूस कर सकती हूं यह सच है या झूठ नहीं जानती, किंतु इस प्रहार में मैंने वृंदा की शक्ति को महसूस किया है।
पता लगाओ व्योम कि आर्यमन कहाँ है और क्या कर रहा है। इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हमारे सम्राट जागने वाले हैं। अब ये प्रतीक्षा और ज्यादा लंबी नहीं हो सकती। जाओ पता लगाओ आर्यमन कहाँ है। अगले दिन रुद्र नींद से जागा और अपने सीने में उपस्थित उस नीलमणि को देखकर उसने कहा, इस बार ये एक सपना नहीं था। कुछ देर बाद रुद्र अपने कक्ष से बाहर निकला। आज घर में काफी शांति थी। बाकी दिनों की तरह आज वैशाली की चहल पहल घर में नहीं थी। रुद्र को लगा जैसे कल रात की बात से वैशाली उससे अब भी नाराज है। वैशाली, वैशाली, उत्तर दो, तुम्हारे भैया को बहुत जोर से भूख लगी है। वैशाली, कहाँ हो तुम? सामने आओ। मुझे पता है तुम मुझे सुन सकती हो। चलो अब गुस्सा थूको और आ जाओ मेरे सामने। वैशाली। वहीं वैशाली का कोई उत्तर ना आता देख रुद्र ने उसे घर में ढूंढना शुरू कर दिया, मगर वैशाली उसे नहीं मिली। उसे घर में ना पाकर वो काफी परेशान हो उठा। ये पहली बार था जब वैशाली घर से इस प्रकार गायब हुई थी। रुद्र घर से बाहर निकला और पड़ोस के एक व्यक्ति को रोकते हुए पूछा, काका, काका, क्या आपने वैशाली को कहीं देखा है? वैशाली बिटिया, वो तो आज सुबह से हमको कहीं दिखाई नहीं दी। क्या हुआ, कोई चिंता की बात है क्या? रुद्र ने उस आदमी की बातों का उत्तर भी नहीं दिया और वो आगे बढ़ गया और पड़ोस की एक महिला को रोककर एक बार फिर उससे पूछने लगा, काकी, क्या वैशाली को देखा है आपने? वैशाली देखा था, आज नहीं कल रात घर की चौखट पर बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। क्या हुआ, वैशाली तुमसे नाराज होकर कहीं छुप गई है क्या? पता नहीं काकी, मैंने घर में हर कोने में ढूंढा मगर वैशाली कहीं नहीं मिली। अरे तो चिंता क्यों कर रहा है, वो तुझे छोड़कर थोड़ा ना जाएगी। जा सुधा से पूछ ले, क्या पता उसके साथ हो। तू तो जानता है दोनों सहेलियों की कितनी बनती है। काकी की बात सुनकर रुद्र को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी और वो वहां से सीधा सुधा के घर भागा। सुधा और उसका भाई अजय दोनों ही अनाथ थे। पड़ोसी होने के कारण रुद्र और अजय बचपन से काफी अच्छे दोस्त थे और इसी वजह से वैशाली और सुधा भी आपस में काफी अच्छी सहेलियां थी। रुद्र ने जाकर अजय का दरवाजा खटखटाया। अजय ने जैसे ही दरवाजा खोला, रुद्र चिंता भरे स्वर में बोला, अजय, क्या वैशाली यहाँ आई है? रुद्र का सवाल सुनकर अजय ने कहा, वैशाली नहीं, वो तो नहीं आई। सुधा को बोल, शायद उसे पता हो। वो घर पर कहीं नहीं है यार, मुझे चिंता हो रही है। रुद्र को चिंतित देखकर अजय ने सुधा को आवाज लगाई, सुधा, सुधा। रुद्र आया है, पूछ रहा है वैशाली कहाँ है, क्या तूने उसे देखा है? अजय के मुंह से रुद्र का नाम सुनकर सुधा भागते हुए बाहर आई। भैया आप? सुधा, क्या तुमने वैशाली को देखा? वो घर में कहीं नहीं है। क्या, वैशाली अब तक नहीं लौटी? मगर अब तक तो उसे लौट जाना चाहिए था। सुधा की बात सुनकर रुद्र थोड़ा हैरान हो गया। क्या मतलब कि उसे लौट जाना चाहिए था? कहाँ है वैशाली? अरे बताओ कहाँ है वो? सुधा कुछ घबरा कर बोली, वो कल रात वो आई थी, रो रही थी, बोली कि आप उसकी बातों से नाराज होकर कहीं चले गए हो। वो कल काफी दुखी थी और कह रही थी कि वो अपने प्रश्नों का उत्तर लेने अपने पिता के पास जा रही है और इस बार उसके पिता को उसके प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। सुधा की बात सुनकर अजय उसे डपटते हुए बोला, और वो जब ये सब कह रही थी तो तुम चुपचाप खड़ी सुन रही थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो भैया, मुझे लगा वो ये सब दुख में कह रही है, मुझे नहीं पता था कि वो सच में चली जाएगी। वहीं सुधा की बात सुनकर रुद्र की चिंता बढ़ गई। उसकी बातों से साफ था कि वैशाली महल गई थी उसके पिता रणजीत सिंह से मिलने। रुद्र ने अपने कदम पीछे खींचे और बोला, मुझे महल जाना होगा, मुझे जाना होगा। यह कहकर रुद्र वहां से जाने को ही था कि तभी अजय ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वहीं दूसरी तरफ वैशाली महल के बाहर एक कोने में खड़ी थी। महल में खड़े सैनिकों को देख वो काफी घबरा गई थी। अगर हम इनके सामने गए तो ये हमें कभी अंदर नहीं जाने देंगे। हमें इनकी नजरों से बचकर महल में प्रवेश करना होगा। तभी उसे महल की तरफ आती एक बैलगाड़ी दिखी। उस बैलगाड़ी को देख वैशाली को एक उपाय सूझा। कुछ देर बाद बैलगाड़ी चला रहे उस आदमी ने महल के द्वार के बाहर अपने बैलों को रोका और बोला,
राज्य से करस्वरूप अनाज आया है, कृपया द्वार खोलिए और मुझे भीतर जाने दीजिए। उस आदमी की बातों को सुनकर सैनिकों ने एक नज़र बैलगाड़ी में रखे अनाज की बोरियों और फलों की टोकरियों को देखा और शीघ्र ही महल के दरवाजे खोल दिए, जिसके बाद वो बैलगाड़ी सीधे महल के अंदर चली गई। महल के अंदर प्रवेश करते ही बैलगाड़ी में छुपी वैशाली ने अपने सर से टोकरी हटाई और मुस्कुराकर बोली, आखिर में हैं तो हम एक राजकुमारी, इतनी आसानी से किसी के हाथ थोड़ा ना आएंगे। ये कहकर वैशाली ने ज्यादा नहीं सोचा और रास्ता साफ देखकर उस बैलगाड़ी से नीचे उतर गई। इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाती कि तभी उसे अपनी गर्दन पर एक तलवार महसूस हुई और उसके पीछे से एक कठोर आवाज आई, तुम कौन हो? आखिर कौन था वो जिसने वैशाली की गर्दन पर इस प्रकार तलवार रखी थी? क्या अनाहिता को रुद्र के होने का आभास हो चुका था? आर्यमन के कौन से षड्यंत्र की बात कर रही थी अनाहिता? तो ये था आज का एपिसोड। इसे लिखा है विशाखा उप्रेती ने, साउंड और प्रोडक्शन कमल जीना के द्वारा किया गया है और इसे आवाज दी है मैंने, यानी पंकज जीना। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट करके इसके बारे में जरूर बताइएगा। कल इस कहानी का अगला भाग आएगा।